Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is atomic and molecular mass. हमने एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा हुआ है। एटम्स और मॉलिक्यूल को समझने के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एटम का मास क्या होगा विच इज़ नोन एज एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का मास क्या होगा विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक मास। हमें पता है एटम जो है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए उसके जो मास होगा वो भी बहुत ही कम होगा। आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं मास को मेज़र करने के लिए। सबसे बेस्ट टेक्निक की अगर हम बात करें मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो मासेस को डिटरमाइन करती है। बट जब 19th सेंचुरी में ये सारा काम हो रहा था तो साइंटिस्ट के पास कोई भी तरीका नहीं था कि किसी एक एटम के मास को बता सकें। उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता था वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। मतलब एक का अगर आपने किसी एक को स्टैंडर्डाइज मान लीजिए, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसको स्टैंडर्ड माना गया था, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी के मासेस को डिराइव किया गया था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में उस टाइम पे साइंटिस्ट के पास जब भी कोई ऐसा प्रॉपर मेथड नहीं था कि कैसे मास को डिटरमाइन किया जाए, तो वहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो हाइड्रोजन का आया था, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम था, इसलिए उसका जो मास है उसको 1 असाइन किया गया था। कोई यूनिट्स नहीं बताए गए थे, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स थे उनके जो मासेस थे वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बताए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन एक बेस्ट माना गया क्योंकि वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाता था, बट उसकी भी डिफ़िकल्टीज आई। और लास्ट में क्या हुआ, जो कार्बन 12 है उसको माना गया एक बेस्ट तरीका, एक स्टैंडर्ड तरीका, जिससे बाकी अदर एलिमेंट्स के हम मासेस को भी मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? तो अब भी जो सिस्टम यूज़ होता है वो कार्बन 12 ही होता है। अब कार्बन 12 लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि कार्बन के भी डिफरेंट आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली कार्बन 12 और कार्बन 13 होता है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है कार्बन 13। तो कार्बन 12 यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। तो कार्बन 12 क्या है, एक कार्बन का आइसोटोप है जिसका कार्बन में मास जो है वो क्या है, 12 है। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है उसको कैसे असाइन किया गया, एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड मास ऑफ अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। दैट मीन्स आपने कार्बन 12 का मास देख लिया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स की आप बात करने लगे। फिर एक डेफिनेशन आई जिसमें हम मासेस को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ रिटन एज AMU। सुना होगा आपने, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ये सारा कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, यहाँ सिर्फ हमें एक रिविजन करनी है उस चीज़ की। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इज डिफाइंड एज द मास विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है, अन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, उसका जो मास है वो बराबर है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 1 AMU की डेफिनेशन है वो क्या है, 1/12 है किसका, कार्बन 12 के जो एटम का मास है उसका। ठीक है, अब ये AMU यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई उसको ध्यान से देखिए। आपने एक एवोगैड्रो नंबर पढ़ा हुआ है, आगे भी आएगा, एक्चुअली वो आगे आएगा, उससे डिटेल से आपको समझ भी आ जाएगा। अभी तक जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है उससे अगर हम इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि 1 AMU की ये वैल्यू कैसे आई आपको ये समझ तो आना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन 12 एटम की, मतलब कार्बन जो जिसका मास नंबर 12 है उसके एक एटम का जो मास है उसका 1/12 कर दीजिए, वही वैल्यू 1 एटॉमिक मास के बराबर होगी, 1 AMU के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं आपके पास, दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, जिसको भी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये किसके बराबर होता है, जो भी आप जिस भी चीज़ की बात करो, एटम की बात करो, मॉलिक्यूल की बात करो, उसका मास ग्राम में। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम किसके बराबर होगा, कार्बन की बात हो रही है तो उसका मास जो हो गया 12 ग्राम। हमने बात की एक एटम का जो मास है वो कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम बात कर रहे हैं कि AMU की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 के एक एटम का तो मास ये हो गया, इसका 1/12 करना है, दैट मीन्स इट शुड बी
डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो बची टर्म वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे 1 को डिवाइड करोगे सारी टर्म से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये AMU आया कहाँ से एक्चुअली, ठीक है। एक अगर हम एटम की बात करें हाइड्रोजन की, उसका मास क्या आएगा, ऐसे निकल के आएगा। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा। देखिए, जो आपके पास हाइड्रोजन का एटम का मास है ग्राम में, डिवाइडेड बाय जो कार्बन 12 के एटम का मास आ रहा है, ठीक है। ये जब आप सारी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर। सो इसी तरीके से हमने बाकी सारे एलिमेंट्स का भी मास निकाला। आप देखेंगे हम एक ना अप्रॉक्सीमेशन लिख देते हैं। सपोज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मास शुरू से 16 लिखते हैं, बट एक्चुअली में जो उसका मास होता है वो होता है 15.995। जब आप राउंड ऑफ करोगे, हमने राउंड ऑफ पहले भी सीखा है, राउंड ऑफ करोगे तो हमने मान लीजिए इसको डेसिमल के बाद एक डिजिट को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है, ये जैसे ही 5 से बड़ा हुआ तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड हुआ तो 9 + 1 10 हो गया, तो यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। तो राउंड ऑफ फिगर में ये 16 आता है, बट सारे मासेस जो हैं वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट से निकले, इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। अब जो एट प्रेजेंट एटॉमिक मास यूनिट को हमने रिप्लेस किया है यू से, विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास। अब बात है एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है। देखिए, अब किसी भी एटम के अगर डिफरेंट आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं तो आप उस एटम का मास क्या बोलोगे। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया, ये तो 3 आइसोटॉप हो गया, और इसका मास हो गया 12, सेकेंड वाले का मास हो गया 13, थर्ड वाले का मास हो गया 14। तो कार्बन का एग्जैक्ट मास हम कैसे निकालेंगे। इसका एग्जैक्ट मास निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर। तो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा आइसोटॉप में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इन आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो हम उसकी पहले अबंडेंस देखते हैं कि नेचर में उसकी अबंडेंस क्या है, कितनी एग्जिस्टेंस है, कितने परसेंटेज में वो अकर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सपोज आपने कार्बन का ही एवरेज निकालना है, तो जो उसकी अबंडेंस है, जैसे 98.892 कार्बन 12 की है और इसका मास 12 हो गया प्लस, ठीक है। कार्बन 13 की आपके पास अबंडेंस कितनी है 1.108 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, इसका जो मास है 13.00335, ठीक है। प्लस जो कार्बन 14 की आप बात कर रहे हो, विच इज़ योर अबंडेंस इज 2 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ 14.00317। ये जो अब आपके पास रिजल्ट आएगा ना सारा कैलकुलेशन के बाद, यही आपके पास होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। दैट मीन्स कैसे निकालेंगे, जो उसकी अबंडेंस है मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, दूसरे आइसोटॉप की जो अबंडेंस है मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास, तीसरे आइसोटॉप की जो अबंडेंस है मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास। सो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा, जो कि इस केस में क्या आ रही है 12.011 U, ठीक है। अगर अगेन हम इसको राउंड ऑफ फिगर तक देखें तो राउंड ऑफ फिगर में हमने डेसिमल के बाद एक फिगर की बात करी तो 12.0 जो कि हम लिखते ही हैं 12, जो आपके पास है एटॉमिक मास होता है किसका, कार्बन का। क्लियर। तो इसी तरीके से जिसके भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक में हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होगा, एक में 2 होगा और एक में 3 होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी परसेंटेज देखिए, उसका मास नंबर से मल्टीप्लाइड कीजिए और एडिशन करते जाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास जो है आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, वो एक्चुअली में उसके एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। सो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करते जाइए और जितना नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए साइड बाय साइड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास मीथेन का, तो क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का जो एटॉमिक मास है विच इज़ 12.011 U
दैट इज़ U इज़ द यूनिट विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है 1.008 U। ठीक है, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 16.043 U विच इज़ एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर क्या फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1.008 यूनिफाइड मास विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज U, दैट इज़ योर सिंबल, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 U। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर आएगा 18.02 यूनिफाइड मास। ध्यान रखिए फिजिकल में हमेशा यूनिट्स आपको स्पेसिफाई करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन में देखें तो 18.02 डेसिमल के बाद अगर हमें 1 डिजिट देखना है तो ये आपके पास क्या आएगा 18.0, और यही हम 18 ही कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट हैं उसका मास मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और उन सारे मासेस को ऐड कर दीजिएगा, आपके पास टोटल मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास हम कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर्मूला मास यूज़ होता है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे कुछ कंपाउंड्स हो गए, सपोज सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। सोडियम क्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करता है एज ए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जहाँ भी आपके पास आयंस प्रेजेंट है ना उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला मास का यूज़ कर रहे हो। ये आयंस क्या होंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे, और सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में होता क्या है, एक Na पॉजिटिव के अराउंड जो है, एक Na पॉजिटिव जो है वो 6 Cl नेगेटिव के अराउंड सराउंड करता है, और वाइस वर्सा, या फिर आपके पास 6 Cl नेगेटिव के अराउंड एक Na पॉजिटिव मिलेगा। तो फॉर्मूला मास जैसे आपके पास NaCl है, उसका अगर आप मास निकाल रहे हो तो आप ना इसको एटॉमिक मास बोलोगे क्योंकि एटम नहीं है, ना आप इसको मॉलिक्यूलर मास बोलोगे क्योंकि मॉलिक्यूल भी नहीं है। इस टाइम पे आप इसको क्या बोलोगे, फॉर्मूला मास बोलोगे। क्लियर, क्योंकि ये सिंगल एंटाइटी की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास होगा वो क्या होगा Na प्लस Cl, दैट मीन्स सोडियम का जो एटॉमिक मास है प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ऐड करने के बाद 58.5 यूनिफाइड मास। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है विच इज़ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए वैसे तो आपको हर जगह फॉर्मूलाज अवेलेबल होंगे, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ों को ट्राई कीजिए याद करने की, क्योंकि आप अब एक सीनियर लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एटलीस्ट आने चाहिए जो सिंपल सिंपल हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज़ योर 12.011 प्लस हाइड्रोजन कितने 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मास विच इज़ 1.008 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास 16। ठीक है, इन सारे को ऐड करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 180.162 यूनिफाइड मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, ग्लूकोज का होगा।